कैसे हैं आप लोग। तो हिमाचल का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था जीके का, उसमें आज ऊना के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। बात करते हैं ऊना की। तो ऊना जो है वो हिमाचल का साउथ वेस्ट में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी ऊना की। और जो ऊना का हेडक्वार्टर है, जो जिला मुख्यालय जिसे बोलते हैं, वो ऊना में ही है। अगर एरिया की बात करनी हो तो 1540 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका एरिया पड़ता है। और इसका जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व का मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में आपके कितने लोग रहते हैं, तो वो 338 जो पर्सन्स हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या की बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऊना की। तो 5,21,173 के करीब इसकी जनसंख्या है। और अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो उसका जो रेट है, जो परसेंटेज है, इंक्रीज परसेंटेज है, वो 16.26 के करीब है, जो ओवरऑल हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। हिमाचल का जो औसत ग्रोथ रेट है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि रेट, वो 12 दशमलव कुछ के करीब है। बट हिमाचल 16 पे है। सो सबसे ज़्यादा है हिमाचल में। ऊना में गांव की बात करें तो छोटा सा जिला है, तो 814 के करीब इसके गांव हैं, जिनमें से लगभग 758 के करीब जो गांव हैं जिसमें अभी पॉपुलेशंस रहती हैं, लोग रहते हैं। बाकी नाम मात्र के ही हैं। विकास खंड और पंचायतों की अगर बात करें तो ऊना में जो पंचायतें हैं वो 235 के करीब इसकी पंचायतें हैं। और इसकी जो ऊना की जो तहसीलें हैं वो 5 तहसीलें हैं। ऊना में 5 ही विकास खंड हैं। और ऊना की जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी 5 ही हैं। हालांकि जो ऊना की उप तहसीलें हैं वो 8 हैं। ओवरऑल हर तहसील में 1 या 2 उप तहसीलें बनाई गई हैं। तो अभी अगर थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं ऊना की। जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो 31 डिग्री 21 मिनट से लेके 31 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में आता है ऊना। और पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो 76.18 से लेके 76.28 डिग्री के बीच में आता है ऊना जिला जो है। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे तो जो वर्टिकल लाइंस हैं वो सारी आपकी देशांतर हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपकी, अगर किसी को उत्तरी अक्षांश और देशांतर में थोड़ा सा डाउट है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो जो पैरेलल टू इक्वेटर जा रही हैं वो सारी अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। और जो वर्टिकल जो खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं वो सारी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। अभी बात करते हैं ऊना के पड़ोसियों के बारे में। तो ऊना के उत्तर में पहले देखोगे तो ऊना के उत्तर में आता है कांगड़ा। ऊना के अगर पूर्व में देखोगे तो आपका हमीरपुर आ जाता है। और अगर पश्चिम में देखोगे तो आपका पंजाब आ जाता है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में देखोगे तो बिलासपुर आता है। तो जो ऊना है, ऊना जो है वो 3 जिलों के साथ बाउंड्री लगाता है और एक राज्य के साथ। ठीक है, तो 3 जिले कौन कौन से हैं? उत्तर में आपका कांगड़ा आ जाता है, पूर्व में हमीरपुर है, दक्षिण पूर्व में आपका बिलासपुर आता है, और आपका पश्चिम में पंजाब आ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिंग अनुपात के बारे में। जो आज का लिंग अनुपात है, जैसे हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था कि 976 के करीब जो है लिंग अनुपात है ऊना का। ठीक है, तो 1911 में ये लिंग अनुपात लगभग 900 के करीब था। फिर ये बढ़ता बढ़ता 1971 और 1981 के बीच में लगभग 1003 के करीब सबसे ज़्यादा हो गया था। बट अभी ये कम होके फिर से 976 हो गया है। लिंग अनुपात का मतलब कि आपके 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं। तो अगर इन आंकड़ों को देखना है तो आपके ऊना में जो 1000 पुरुष हैं उन पे सिर्फ 976 महिलाएं हैं। जनसंख्या की बात करें, आपको नंबर्स याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि ऊना की जो जनसंख्या है लगभग 5 लाख के करीब है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी, जो 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, मतलब 1901 में जो ऊना की जनसंख्या थी लगभग
1,65,000 के करीब थी, जो बढ़ते बढ़ते अभी 5,21,173 हो गई है। सभी को मिला के, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर ऊना से है तो आपको मिला के इतनी जनसंख्या है। मजाक कर रहा हूँ। ये सारे जो आंकड़े हैं वो 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंगली है। ठीक है। बात करते हैं ऊना जिले की तहसीलों की। तो ऊना की 5 तहसीलें हैं। अंब है, घनारी है, हरोली है, ऊना है और बंगाणा है। ठीक है, 5 इसकी तहसीलें हैं। और अगर उप तहसीलों की बात करें तो 8 उप तहसीलें हैं ऊना की। कौन कौन सी हैं? एक तो बरवाई है, चोल है, बीडू है, गगरेट कलोहा है, दौलतपुर है, मैतपुर बसदेड़ा है, ईसपुर है, दुलेड़ है। नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो जस्ट फॉर द नॉलेज की कौन कौन सी उप तहसीलें हैं, क्या पता आप कल को नायब तहसीलदार बन जाओ। ठीक है, तो पता होना चाहिए ना मेरी पोस्टिंग कहाँ पे होनी है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। विकास खंडों की बात करनी तो ऊना के 5 ही विकास खंड हैं। ठीक है, आम्ब है, गगरेट है, बंगाणा है, हरोली है और ऊना है। तो बेसिकली जो बंगाणा जो विकास खंड है वो लगभग लगभग जो तहसीलें हैं वही हैं। पर अभी इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जो घनारी लिखते थे तहसील में, अभी उसकी जगह गगरेट ब्लॉक खंड आ गया है, ब्लॉक आ गया है, विकास खंड आ गया है। ठीक है, अगर कंस्टिट्यूंसीज की बात करें, पॉलिटिकल जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो ऊना में 5 हैं: चिंतपूर्णी, गगरेट, कुटलैहड़, हरोली और ऊना। ठीक है, अभी ये देखते हैं दोस्तों कि सॉरी, ऊना का जो ऊना का कौन सा स्थान, किसमें कौन सा स्थान है ऊना का, मतलब किस क्षेत्र में ऊना का हिमाचल के ओवरऑल उसमें कौन सा नंबर आता है। तो अगर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ऊना का 10वां नंबर आता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऊना हिमाचल का 10वां सबसे बड़ा जिला है, 10वां बड़ा जिला है, ऐसा बोल सकते हो। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की तो बात करी थी हमने, वो सबसे ज़्यादा है, 16.3 के करीब इसकी बढ़ रही है। और जो हिमाचल की औसत है वो 12.9 के करीब है। तो लगभग लगभग 3% हिमाचल की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन हिमाचल की ओवरऑल से ज़्यादा बढ़ रही है। साक्षरता की अगर बात करें तो हिमाचल ऊना जिला जो है वो 86.53 के करीब इसकी साक्षरता है, जो हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, और उद्योगों में अगर वर्कफोर्स की बात करनी हो तो चौथे नंबर पे हमारे जो कामगार हैं, जो वर्कफोर्स है वो उद्योगों में काम करती है। और जनसंख्या की बात करनी हो जो कि 5,21,173 थी, उसमें हिमाचल जो ऊना जो है वो 6ठा नंबर आता है। और जो पक्की सड़कें हैं या जो सड़कें हैं ओवरऑल, वो ऊना में लगभग 1,771 के करीब हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हिमाचल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसमें 8वें नंबर पर ऊना आता है। छोटा है तो रोड भी कम हो गए। वनों की बात थोड़ी सी कर लें तो 487 यानी कि 487 वर्ग किलोमीटर के करीब वन क्षेत्र है ऊना में, जो कि और राज्यों के और डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले कम है। बिकॉज एक तो ऊना जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा जो है वो क्षेत्रफल में छोटा है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ऊना में जो सिख धर्म के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो ऊना में सबसे कम है। ठीक है। शिशु लिंग अनुपात जो एक बहुत चिंता का विषय है, वो सिर्फ 870 है ऊना में, और जो पूरे हिमाचल में सबसे कम है। ठीक है। बाकी अगर आमों की बात करनी हो या भैंसों की बात करनी हो तो वो कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा होते हैं, बट दूसरे नंबर पे ऊना आता है। तो ऊना में सबसे ज़्यादा आम कांगड़ा के बाद होते हैं, और ऊना में दूध देने वाली जो भैंसें हैं वो कांगड़ा के बाद सबसे ज़्यादा हैं। बाकी एक और अच्छी बात ऊना में ये है कि ऊना में सबसे जो कम कच्ची सड़कें हैं, सिर्फ 170 किलोमीटर की सड़कें हैं, करीब सड़कें हैं जो कच्ची हैं। अभी बात कर लेते हैं ऊना के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो ये वैसे तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो ऊना है इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी बाबा कलाधारी जी ने। कलाधारी जी थे वो गुरु नानक देव जी के वंशज हुआ करते थे, उनकी 9वीं पीढ़ी के थे। तो ऊना में आए, ऊना में बस गए, तो उन्होंने ही इस ऊना की नींव रखी थी। और
ऊना का जो पुराना नाम है वो जसमा दून है। उसका कारण ये है कि जो ऊना है वो जसमा दून रियासत के अंतर्गत आता था। जो मोस्टली ऊना का जो एरिया था वो जसमा दून रियासत के अंडर आता था, इसलिए ऊना का पुराना नाम जसमा दून भी कहा जाता है। हालांकि ऊना दो रियासतों से मिलकर बना हुआ है, एक तो कुटलैहड़ है और दूसरा बना हुआ है आपका जसमा जसमा रियासत। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जसमा के बारे में। तो ये जो जसमा रियासत थी, ये जो कांगड़ा का कटोच वंश था उनकी ही एक शाखा थी। उन्हीं के वंश के एक आगे राजा हुए पूरब चंद। तो उन्होंने कांगड़ा के जो राजा से उनके साथ मतभेद थे उनसे सॉरी दोस्तों, अलग अलग होके ये ये जो ये दून एरिया था वहाँ पे एक और रियासत बनाई थी 1170 में, जिसका नाम उन्होंने जसमा रखा था। और एक और बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि जो ऊना में या हिमाचल में आप जितने भी आपको जसवाल या जायसवाल जितने भी आपको सरनेम मिलते हैं वो बेसिकली जसवाल जो डायनेस्टी है उनके ही आगे वंश के जो है वो मेंबर्स है। ठीक है, ऐसी एक पंचायत, ऐसी ही एक रियासत थी दातारपुर। तो जितने भी डडवाल हैं वो सारे दातारपुर जो जो शासक वंश था उनके इनहेरिटेड हैं। उनको की जसमा और उसकी तो ऊना की जो अगर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे थोड़ा आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद 1966 तक 1966 तक ऊना जो था एक पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। और ऊना जो तहसील थी वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का था, उसकी तहसील हुआ करती थी। तो ऊना में बेसिकली ऊना, नंगल और ये अनंतपुर साहिब वाले जो एरिया थे वो सारे ऊना के अंडर आते थे। फिर 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन होता है और उसमें से एक हरियाणा निकलता है और जो पहाड़ी एरिया है वो हिमाचल को दे दिया जाता है और जो बाकी का जो एरिया रह जाता है वो पंजाब के साथ रह जाता है। तो 1966 के बाद जो ऊना था वो कांगड़ा जिला की एक तहसील बन जाता है। उसके बाद जब बिकॉज कांगड़ा भी बहुत बड़ा जिला था तो 1972 में क्या होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे स्वर्गीय श्री YS परमार जी, यशवंत सिंह परमार, उनके शासनकाल में उन्होंने कांगड़ा को 3 जिलों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया आपका कांगड़ा इटसेल्फ, दूसरा ऊना हो गया और तीसरा जो निकला वो आपका निकला हमीरपुर। तो जो बड़सर बंगाणा साइड के लोग परिचित हैं, जो बड़सर तहसील के कुछ गांव ऊना में मिला दिए और बाकी हमीरपुर बन गया और कांगड़ा अलग से रह गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ऊना की अभी की ऊना एग्जिस्टेंस में कैसे आया और क्या है, ये हम लोग इसकी जियोग्राफी में पढ़ेंगे। बट ऊना बेसिकली 2 शिवालिक पहाड़ियों के बीच में स्थित है और इसको दून जसमा दून इसलिए कहा जाता था कि जो 2 पहाड़ियों के बीच में जो प्लेन मैदान होता है उसको दून बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको दून दून कहा जाता है, देहरादून हो गया या कुछ और दून हो गए राइट। तो दून का मतलब है कि प्लेन एरिया बिटवीन द 2 वैलीज, 2 हिल्स और जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो ऊना की बात होगी। और ऊना की एक अपनी नदी है जिसका नाम है स्वां नदी। स्वां नदी को ऊना का शोक भी कहा जाता था क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जब ये एक मानसूनी नदी है मोस्टली, कभी कभी तो मतलब बहुत ही कम पानी होता है तो लोग इसको बेसिकली ऐसे ही क्रॉस करते हैं। हम भी बचपन में स्वां नदी ऐसे ही क्रॉस करते थे। बरसात में जब मानसून होता है तो ये शिवालिक पहाड़ियों में बारिश गिरती है और ये सारी जो खड्डे होती हैं ट्रिब्यूटरीज उनके थ्रू होके स्वां में आ जाती हैं। और जो स्वां नदी है ये आगे जाके मिल जाती है संदोगढ़ क्रॉस करती हुई आगे ये पंजाब में एंटर करते हुए अनंतपुर साहब में सतलुज में मिल जाती है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो स्वां नदी है दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज नदी, एक तो ये है। और स्वां नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो उनको खड्डे बोलते हैं। और मेन अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है, बेसिकली ऊना की बात बता रहा हूँ, तो
गार्नी खड स्वान नदी की ट्रिब्यूटरी है। अम्ब की खड एक है, वो मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी। पंजोआ की खड आती है, वो एक ट्रिब्यूटरी है। अगर आप पंजाब वाली शिवालिक पहाड़ियों की ओर से निकलने वाली खड्डों की बात करें तो बडेड़ा हो गया आपकी, या फिर आपकी लोहारली, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी खड्डें स्वान नदी में जाती हैं। ठीक है। तो ये है। और स्वान नदी पहले तो काफ़ी दुख देती थी ऊना के लिए, उसके बाद सरकार ने इसका तटीकरण का काम शुरू किया था, और अभी जापान की मदद से इसमें काफ़ी चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट चले हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से देश की मदद से स्वान नदी पे प्रोजेक्ट चले हुए हैं, तो जापान आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग का बात करेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में इसकी। ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, कल ये वीडियो नया डालेंगे हम लोग।